Good morning, everyone. I am Dr. Kuljyotsna, Assistant Professor, BA Department, INMPG College, Meerut. Today, I am teaching Teacher, Teaching and Technology. It is a core subject of BEd first year. My topic is Management of Teaching, Learning and Bloom's Taxonomy. Management of teaching learning means teaching requires proper planning and management. What is management? क्या है? Management is a proper planning of teaching. Teaching requires proper planning and management. And Bloom's taxonomy helps in framing learning and objectives. हम जो लोग टीचिंग कर रहे हैं, जो टीचर्स टीचिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उन्हें एक प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की हमेशा ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी चीज हम बिना प्लानिंग के नहीं कर सकते। चाहे वो कोई छोटे से छोटा कार्य है, छोटे से छोटा आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे आप छोटी सी क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं या किसी बड़ी क्लास को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग और एक मैनेजमेंट मीन्स कि हम ये देखते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, आज 45 मिनट्स में हमें क्या क्या चीजें कवर अप करनी है। वही हमारे मैनेजमेंट से के रिगार्डिंग है कि हम अपनी टीचिंग को एक प्रॉपर प्लान करें और उसको सही तरीके से मैनेज करके अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं, वो अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सके। वही हमारी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बताया गया है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हेल्प्स इन फ्रेमिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हमारे उद्देश्य, जो हमारा एक 45 मिनट्स का हम उद्देश्य लेके चल रहे हैं। अगर हम किसी क्लास में आए हैं पढ़ाने के लिए, तो हमारा एक उद्देश्य होता है, हमारी एक छोटी सी यूनिट है या हमारा कोई छोटा सा टॉपिक है, उसे हमें कवर कैसे करना है। इसीलिए हमारा प्लानिंग और मैनेजमेंट साथ में चलता है अपार हमारे ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए। हमारे जो सीखने के उद्देश्य हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स हमारे जो सीखने के उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए हमें एक प्लानिंग की जरूरत है और एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मीनिंग ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट, व्हाट इज टीचिंग मैनेजमेंट? क्या है? यह है एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज एंड इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। अगर हम ये सोचे कि टीचर क्लास में आ रहा है और वो आके 45 मिनट्स क्या पढ़ाने वाला है, एक स्टूडेंट्स के दिमाग में भी चलता है और टीचर्स के दिमाग में भी चलता है कि आज मुझे ऐसा कुछ बताना है अपने स्टूडेंट्स को जिससे कि उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आ सके। बिहेवियर चेंज मीन्स कि वो जो 45 मिनट्स पहले उन्हें नहीं पता था, वो बिल्कुल अननोन थे, वो उस चीज को जान सके कि हाँ, हमने 45 मिनट्स में अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा लिया है। वही है सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज। हमें पहले से प्लान करके आना है, टीचर को अच्छी प्लानिंग के साथ आना है और इफेक्टिव यूज करना है अपने रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज उसके पास हैं। माना वो चार्ट के थ्रू पढ़ा रहा है या कोई भी टीचिंग एड्स, इसमें हमारी टीचिंग एड्स सारी आ जाती हैं। बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने में अपनी टीचिंग एड्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। उन टीचिंग एड्स को यूज करने के लिए हमें वो रिसोर्सेज, वही हमारे रिसोर्सेज हैं, उन टीचिंग एड्स को जिन्हें हम प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों हम टीचिंग एक मैनेजमेंट के साथ चलती है? क्यों हम अपना वो प्लानिंग करके चलते हैं? अपनी क्लास में प्लानिंग करके आते हैं। एक टीचर को आना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। स्मूथ क्लासरूम फंक्शनिंग, अचीविंग लर्निंग गोल्स, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। हमारी ये तीनों चीजें ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी टीचिंग को मैनेजमेंट, किसी भी टीचिंग मैनेजमेंट के लिए। स्मूथ क्लासरूम फंक्शनिंग, अगर टीचर क्लास में एक प्लानिंग के साथ आता है तो स्टूडेंट्स भी बहुत पेशेंसली उसकी बातों को सुनते हैं और उसकी क्लास में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है।
अचीविंग लर्निंग गोल्स। क्या है ये? हमारे क्या उद्देश्य हैं? हमें सीखने के जो उद्देश्य मिले हैं, सिखाने के जो उद्देश्य मिले हैं टीचर को, वो अपने पूरे उसने उन स्टूडेंट्स को वो सिखाया तो उसे अपने उद्देश्य प्राप्त हो सके। और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो टीचर अपने किसी भी बात को उन तक पहुंचा ही नहीं सकता। अगर टीचर पेशेंसली नहीं बैठेंगे या टीचर्स किसी भी बात को सुन के अनसुना कर देंगे, जैसे आपने देखा होगा हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 50 है, तो 50 स्ट्रेंथ में जो आगे की 2 रो हैं वो तो बहुत पेशेंसली सारी चीजों को सुनते हैं, लेकिन जो पीछे बैक बेंचर्स जो हम बोलते हैं, बैक बेंचर्स उन बातों को ध्यान से नहीं सुनते, क्योंकि उनका वो सोचते हैं कि टीचर पढ़ा के चला जाएगा और उसके बाद वो आराम से अपनी बातों में लगे रहते हैं। लेकिन हमारा क्या है? स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। टीचर सोच के आ रहा है कि मुझे 50 के 50 स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करना होगा, और इन्वॉल्व करने के लिए उसे बैक बेंचर्स को भी, आगे की सीट्स वाले स्टूडेंट्स को भी, सबको अपने उस टॉपिक में इन्वॉल्व करना है और वो सारी एक्टिविटीज उसको करनी होंगी अपने लक्ष्य को पाने के लिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन चाहिए, और क्लास में सारे जो भी उसके पढ़ाने का जो भी उसका मेथड है या जो वो स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा है, जो भी टैक्टिक्स यूज कर रहा है, उनके थ्रू उसे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करना है। अगर स्टूडेंट अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे टीचर की बातों से तो वो उसकी बात को कभी भी ध्यान से नहीं सुनेंगे। यही हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, यही हमारा उद्देश्य है टीचिंग मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट क्या है। क्या हमारे इसके पार्ट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे 50 स्ट्रेंथ की जो क्लास है, उनको हम कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट रखते हैं पूरे 45 मिनट्स। तो हमारे क्या कंपोनेंट्स हैं? नंबर 1 है प्लानिंग, नंबर 2 है ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 है लीडिंग और नंबर 4 है कंट्रोलिंग। वैसे तो ये चारों के चारों टॉपिक्स बहुत वाइड हैं, उन्हें अगर हम लेके चलें तो शायद हमें एक क्लास में तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जो हमारा प्लानिंग है, प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तीनों ही बहुत ज्यादा है, तीनों का रोल अपना अपना अलग अलग है। तो हमारी जो प्लानिंग का जो हमारा जो पार्ट है, नंबर 1 जो हमारा पॉइंट है प्लानिंग, उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें पूरा का पूरा प्लान करना होता है कि हमें क्लास में जाके सबसे पहले जो हमारे 5 मिनट्स हैं, वो जो 5 मिनट्स हमारे पास होते हैं, टीचर के पास जो 5 मिनट्स होते हैं, उन 5 मिनट्स में उसे अपना फर्स्ट इंप्रेशन स्टूडेंट्स के ऊपर डालना होता है। उस प्लानिंग के 5 मिनट में हमें स्टूडेंट्स जान जाता है कि टीचर आज क्या पढ़ाने वाला है और उसे कितना सुनना है और कितना नहीं सुनना। अब पहले समय में तो क्या होता था कि टीचर क्लास में आए, उन्होंने बच्चों को डांटना शुरू कर दिया और बच्चे डर के मारे क्लास में बैठे रहे और सारी 45 मिनट्स उन्होंने सुनी सारी बातें, क्योंकि टीचर का डर है अगर वो नहीं सुनेंगे तो उनको क्लास में से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वो 45 मिनट्स उन बातों को ध्यान से सुनते थे, बैठे रहते थे, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि उनको कितनी बात समझ में आई या नहीं आई। लेकिन जब हम प्लानिंग के साथ चलते हैं, हमारे पास हमारा पूरा प्लान तैयार है, टीचर के पास एक पूरा प्लान तैयार है कि उसे पहले 5 मिनट में क्या करना है, अगले 10 मिनट में क्या करना है और उसके बाद अगले 25 मिनट में क्या करना है। उसके पास पूरा का पूरा प्लान तैयार है। और साथ ही साथ जब वो कोई भी नया टॉपिक बच्चों के साथ शेयर करता है, बच्चों के साथ बताता है, तो साथ के साथ इवैल्यूएशन का पार्ट भी चलता रहता है। तो वो हमारा पूरा का पूरा इन 4 कॉन्सेप्ट्स में आ जाता है। जो 4 हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं टीचिंग मैनेजमेंट के, जो ये कंपोनेंट्स हैं, इनमें हम सारी चीजों को कवर कर लेते हैं। नंबर 1 प्लानिंग के अंदर जो हम प्लान करके चलते हैं कि हमें क्या क्या चीजें आज कवर करनी है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। टीचर का उद्देश्य है बच्चे जो 50 क्लास में जो 50 क्लास की स्ट्रेंथ है, उन 50 के 50 मिनिमम 40 स्टूडेंट्स टीचर की बात को समझ लें। ये टीचर का, क्योंकि एवरेज और बिलो एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं
उनको हम मान के चलते हैं कि वो सारे बच्चे उस चीज को नहीं समझ सकते जब तक कि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे अचीवर्स हैं, जो हमारे गुड स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे 20% ही होते हैं जो कि उन चीजों को, सारी की सारी चीजों को समझ के चलते हैं, और वही क्लास के जो भी क्लास के पॉइंट्स हैं, जो टीचर के जो एक्टिविटीज हैं, उनमें पूरा का पूरा अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, हमें पूरी क्लास को ऑर्गेनाइज करना है। किस तरह से किस क्लास में टीचर जो है वो अपनी बातों को जब बताता है तो उसे ये देखना होता है कि क्या क्या चीजें हमारे क्लास में अवेलेबल हैं। अगर उसे स्मार्ट क्लास में पढ़ाना है, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ाना है, तो वो सारी चीजें उसको पहले से पहले मैनेज करनी पड़ती हैं। तो यही ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो टॉपिक है। सेकंड आता है लीडिंग। अब जब टीचर ने क्लास में पढ़ाना शुरू किया, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए, जब उसने अपनी क्लास में पढ़ाना शुरू किया, तो प्लानिंग तो उसकी थी कि 5 मिनट में शुरू में उसे अपना इंट्रोडक्शन देना है, बच्चों का इंट्रोडक्शन लेना है, और साथ में जो उसे पढ़ाना है, जो टॉपिक पढ़ाना है, वो भी क्लियर कर देना है कि अगले 5 मिनट की उसे अगले 20 मिनट 25 मिनट क्लास में क्या चीजें, क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो वो उसने प्लानिंग में सारी चीजें कर दी। अब हमारा आ जाता है लीडिंग। लीडिंग क्या है, यानी कि मार्गदर्शन। मार्गदर्शन से है कि अगर हम क्लास में, हमें लग रहा है कि 10 बच्चे तो इस चीज को समझ पा रहे हैं, लेकिन बाकी के 40 स्टूडेंट्स हमारी बातों को समझने में थोड़ा सा डिले हो रहे हैं, या उनको वो चीजें सही से समझ में नहीं आ रही है। ये प्रॉब्लम्स किस क्लासेस में आती हैं? अधिकतर आपने देखा होगा मैथ्स की क्लास में, है ना। मैथ्स की क्लास में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को आधे 10 बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, है ना, वो चीजों को जल्दी से फटाफट समझ लेते हैं और टीचर से कहते हैं हाँ सर आगे चलिए, या मैम आप आगे पढ़ाइए। लेकिन जो बाकी के 40 स्टूडेंट्स हैं वो नहीं समझ पाए हैं अभी, तो टीचर को उन्हें भी साथ में लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ हमारा लीडिंग का जो टॉपिक है वो हमारा काम आता है कि हमें उनका भी मार्गदर्शन करना है, लीड करना है आगे। जो हम बता चुके हैं, जो हम समझा चुके हैं, उसको लीड करने के लिए टीचर या तो अपने टॉपिक्स को दोबारा रिपीट करता है, या कुछ ऐसे उनको सॉल्यूशन करने के लिए दे देता है जिससे कि वो सारी चीजों को साथ के साथ सॉल्व कर सके। लास्ट में आता है हमारा कंट्रोल। कंट्रोलिंग यानी कि हमारा जो अभी तक क्लास में बताया गया है, जो पढ़ाया गया है, उसमें क्या हमें स्टूडेंट से पूछते हुए चलना है कि उसने कितना सीखा, क्या क्या चीजें वो अभी तक सीख चुका है, उसके कैसे पता चलेगा टीचर को। टीचर तो सोच रहा है कि जो पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ में आ रहा है, और क्लास बहुत जल्दी जल्दी हाथ उठा रही है, क्योंकि क्लास आगे के जो अगली लाइन में बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी चीजों को कवर अप करते हुए चलते हैं। तो पीछे के जो बच्चे बैठे रहते हैं, बैक बेंचर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो थोड़ा सा बिलो एवरेज बच्चे हैं, वो जल्दी से किसी भी चीज को नहीं समझ पाते। उसके लिए हमारा कंट्रोलिंग का जो पार्ट है वो, उसका रोल यहाँ पर आता है। वो बच्चों से इवैल्यूएशन टीचर साथ के साथ करता है कि उसे जो अभी तक पढ़ाया गया है उसमें से कितने बच्चों को सारी चीजें, कितने स्टूडेंट्स उन चीजों को सीख पाए, समझ पाए। तो हमारा जो कंट्रोलिंग का पार्ट है उसमें हमें इवैल्यूएशन करना होता है स्टूडेंट्स का, कि जो मैथ्स के फॉर्मूले टीचर ने बताए हैं, उन मैथ्स के फॉर्मूलों को पीछे वाले बच्चे समझ पाए हैं कि नहीं। और जब वो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तभी बात समझ में आ जाती है कि अभी कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स इस चीज से अनभिज्ञ हैं कि क्लास में किस चीज को बताया जा रहा है। तो यहाँ ये जो चारों हमारे जो स्टेप्स हैं, जो हमारे मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं, उनके थ्रू हम पूरी क्लास को कवर कर पाते हैं, और हम अपने टॉपिक्स जो क्लियर लेके आए हैं, टीचर जो भी टॉपिक्स लेके आए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में ये चारों कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं। फिर हमारा आता है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट भी हमें जरूरी है। अगर कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसको पूरा इन चीजों पे भी ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1 मेंटेनिंग डिसिप्लिन, नंबर 2 क्रिएटिंग पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और नंबर 3 मैनेजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर।
मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लास में। अपने टीचर की किसी भी क्लास में अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है तो शायद क्लास में आपको 45 मिनट्स अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में असमर्थ है। क्रिएटिंग पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर क्लास में 50 बच्चों में से 50 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो कहें आज हमारा पढ़ने का मन ही नहीं है, या वो कुछ उल्टे सीधी चीजों में लगे हुए हैं, तो टीचर अपने जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर नहीं कर पाएगा। तो क्रिएटिंग पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा फैक्टर है क्लास में अच्छे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने। मैनेजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर, अब जो क्लास के जो स्टूडेंट्स, जो 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास में अनोइंग है या क्लास को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना होगा। ये टीचर का एक कार्य है। अब टीचर का जो रोल है वो यहां भी हम देखते हैं कि टीचर का क्या रोल है टीचिंग मैनेजमेंट में, क्लास को कंट्रोल करने में क्या रोल है। टीचर एक प्लानर की तरह है क्योंकि वो प्लानिंग करके आ रहा है कि हमें क्लास में आज क्या पढ़ाना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर है, क्लास को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। अगर उसे पता है कि आगे वाले स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं और पीछे वाले स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देंगे तो वो रिसफल कर सकता है क्लास को, आगे के स्टूडेंट्स को पीछे और पीछे के स्टूडेंट्स को आगे कर सकता है। गाइड एक अच्छा गाइड है, कहीं भी बच्चे अटकते हैं किसी भी चीज में, कहीं बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो वो उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। इवेल्युएटर, यानी इवेल्युएशन साथ के साथ चल रहा है, तो टीचर एक इवेल्युएटर की तरह भी है, क्योंकि केवल पढ़ाना ही केवल टीचर का कार्य नहीं है, उसे ये भी देखना है कि जो टीचर ने पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स को सही से समझ में आया या नहीं आया, और ये किसके थ्रू पॉसिबल है, इवेल्युएशन के थ्रू। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट। क्या है टीचिंग मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, भी तो हमें पता होनी चाहिए कि क्या है। बेटर लर्निंग आउटकम्स, भाई हम जब इतने सारे कार्य टीचर करता हुआ आ रहा है, स्टूडेंट्स को बिहेवियर को चेक कर रहा है, क्लास में प्लानिंग करके आ रहा है, क्लास के एटमॉस्फेयर को सही कर रहा है, तो क्या होगा, बेटर लर्निंग आउटकम्स, अपने आप ही आउटकम्स अच्छे आएंगे, है ना। जब टीचर अच्छा इनपुट डाल रहा है तो आउटकम्स तो आने पॉसिबल है। वो है इफेक्टिव क्लासरूम कंट्रोल, ये भी एक टीचिंग मैनेजमेंट का ही रोल है कि क्लासरूम को कंट्रोल करना इफेक्टिवली उसके लिए बहुत जरूरी है। और क्लासरूम इफेक्टिव हो जाती है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग और कंट्रोलिंग, जो 4 स्टेप्स हमारे मैनेजमेंट के हैं, जो 4 कंपोनेंट्स हैं, अगर वो सही तरीके से उन चारों कंपोनेंट्स को अप्लाई करता है तो हमारा इफेक्टिव क्लासरूम कंट्रोल होना हो ही जाता है। फिर टाइम मैनेजमेंट, टाइम, कितने टाइम में क्या कवर करना है, ये भी हमारे प्लानिंग के अंतर्गत आ जाता है कि हमें 5 मिनट में इंट्रोडक्शन देना है, 10 में हमें क्वेश्चंस पूछने हैं 10 मिनट में, और बाकी के टाइम में हमें क्लास में जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो करने के बाद इवैल्यूएशन भी करना है। तो हमारा टाइम मैनेजमेंट, टीचर का टाइम मैनेजमेंट भी अगर सही होता है तो उसकी टीचिंग मैनेजमेंट सही हो जाती है। अब हमारी आती है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारी इससे कैसे कनेक्टेड है, टीचिंग मैनेजमेंट से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कैसे कनेक्टेड है और क्या है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को सबसे पहले बीएस ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम ने डेवलप किया था, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका एक फ्रेम तैयार किया था कि किस तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, या टीचर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और स्टूडेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। इनको भी उसने एक ऑब्जेक्टिव्स थे जो ओरल थे, और फिर उनको लिखने का भी तरीका बताया कि किस तरह से हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए हमें उनको किस तरह से लिख के बच्चों, स्टूडेंट्स पे अप्लाई करना होगा। डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, हमारे कुछ पक्ष हैं जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। ये पक्ष क्या है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अभी हमारे 3 पक्ष कौन से हैं। ब्लूम ने कहा कि हमारी किसी भी क्लास को मैनेजमेंट देने के लिए या टीचिंग मैनेजमेंट को संभालने के लिए जो हमारे पक्ष हैं, 3 हमारे पक्ष हैं, उनको मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कैसे हो सकते हैं, उन्होंने हमें बताया कि हमारा जो कॉग्निटिव डोमेन है
वो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष, हमारी नॉलेज क्या है, हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है। अफेक्टिव डोमेन हमारा भावात्मक पक्ष है और साइकोमोटर डोमेन हमारा क्रियात्मक पक्ष है। तो कोई भी टीचर या स्टूडेंट जब भी गहन अध्ययन करता है या उसकी जो डीप स्टडी होती है, हमारे ये तीनों एस्पेक्ट्स तब अप्लाई होते हैं। हमें दिमाग से भी काम लेना होता है, हमें अपने दिल से भी काम लेना होता है और हमें अपने शरीर से भी काम लेना होता है, हमारे हाथों के द्वारा भी काम करना होता है। खाली हम अगर ये सोचें कि हम केवल दिमाग से पढ़ सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपका दिल नहीं लग रहा है तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, अगर आप फिजिकली अनफिट हो तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो हमारे तीनों पक्ष बहुत ज्यादा एक्टिव होने चाहिए और यही ब्लूम ने बताया। कॉग्निटिव डोमेन में हमारे कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या आता है, यानी ज्ञानात्मक पक्ष में क्या है? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। कॉग्निटिव यानी ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग यानी बोध, एप्लीकेशन यानी प्रयोग, एनालिसिस यानी विश्लेषण, सिंथेसिस यानी संश्लेषण और इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। तो जो हमारा मैनेजमेंट ने लेके चला है, मैनेजमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग। उसमें हमारे ये तीन डोमेन आते हैं, कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अब हमारे कॉग्निटिव डोमेन में कितने पक्ष हैं? हमारा नॉलेज है, हमारा ज्ञान विकसित करना है, अंडरस्टैंडिंग है, हमें रियलाइज होना है, एप्लीकेशन है, फिर उसे अप्लाई करना है, एनालिसिस विश्लेषण करना है, सिंथेसिस यानी संश्लेषण, किसी भी पुरानी चीज को नया रूप देना विश्लेषण कहलाता है, और इवैल्यूएशन यानी कि इवैल्यूएशन मींस कि मूल्यांकन। हमारी जो ये अप्रोच है ये इवैल्यूएशन अप्रोच भी कहलाती है। जो बीएड में लेसन प्लान हमारे जो बनते हैं उसे हम इवैल्यूएशन अप्रोच भी कहते हैं। जितना टीचर ने समझाया, जितना बताया, जो फॉर्मूले बताए, जो उसके एग्जांपल्स अप्लाई करने के लिए बताए, उनको साथ के साथ इवैल्यूएट करना, स्टूडेंट से साथ के साथ पूछना कि उसे कितना कहां तक समझ में आया। ये हमारे 5-6 स्टेप्स हैं जो कि कॉग्निटिव डोमेन में के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष है हमारा, वो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष था जो हमारे दिमाग से रिलेटेड था। अब हमारा अफेक्टिव डोमेन आ जाता है जो कि हमारे भावनाओं से रिलेटेड है। उसमें हमारा रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। रिसीविंग, किसी भी चीज को रिसीव करना। जब हम किसी नई चीज को सीखने जाते हैं तो हमें उस चीज को पहले एक्सेप्ट करना होता है कि भाई हम इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी नया टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसे हमें 4 बार पहले पढ़ना होता है कि हाँ हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद उसका रेस्पॉन्स आता है ना। उसके बाद हम वैल्यूइंग, उसकी वैल्यू समझते हैं कि भाई हाँ हमें इसको कितना, किस तरह का दर्जा देना होगा। कंसेप्चुअलाइजेशन यानी हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि अगर हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस हार्ट का क्या क्या उसकी आकृति है, ये हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी हम उसके बारे में दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि हम उस चीज को किस तरह से, उसका वर्क वो किस तरह से करता है। और कैरेक्टराइजेशन यानी जब हम उसको डीपली किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है तो एक कैरेक्टराइजेशन हमारा बन जाता है। जैसे आप, कोई स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छा है, कोई स्टूडेंट हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ लेता है या समझ लेता है, कोई मैथ्स में कोई एक्सपर्ट है, तो उसका एक कैरेक्टराइजेशन है कि भाई ये इंग्लिश में इसकी बहुत अच्छी है या इसका मैथ्स बहुत अच्छा है। तो वो एक कैरेक्टर फॉर्म हो गया कि इस बच्चे को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है। नेक्स्ट हमारा साइकोमोटर डोमेन यानी क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में हमें परसेप्शन, सेट, गाइडेड रेस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स, ये हमें क्रियात्मक तरीके से करना है कि हम किसी भी कार्य को सबसे पहले उसका परसेप्शन होता है, यानी हम खुद रियलाइज करते हैं कि हम किस तरह से उस काम को करेंगे। कोई हम नया काम सीखने जा रहे हैं, यानी कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम कार ड्राइविंग करना सीखने जा रहे हैं तो हम उस चीज को पहले हम उसका पूरा का पूरा परसेप्शन क्लियर करते हैं कि कहाँ उसकी ड्राइविंग सीट है,
कहाँ उसका जो है वो ये है क्या नाम हैंडल है, या कहाँ उसका सारे उसकी वो है सेटिंग है। उसके बाद हम सेट करते हैं कि हमें किस तरह से बैठना है, किस तरह से गाड़ी के हैंडल को घुमाना है। गाइडेड रेस्पॉन्स, किसी के गाइड में, किसी के गाइडेंस में हम उस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। फिर हमारा आ जाता है मैकेनिज्म। हम उसके मैकेनिज्म यानी उसकी सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलते हैं कि हमें कब ब्रेक अप्लाई करना है, कब हमें क्लच दबाना है, कब हमें स्पीड बढ़ानी है, तो हमारा ये मैकेनिज्म में आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स ओवरट रेस्पॉन्स यानी हम उसके ऊपर महारत हासिल कर लेते हैं, तब हमारा लास्ट वाला टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स ओवरट रेस्पॉन्स, उसके ऊपर हमारा कमांड हो जाना। ये हम गाड़ी के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन हम किसी टॉपिक से रिलेटेड भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो हमारा ये साइकोमोटर डोमेन है जिसमें हमारा फिजिकल एटीट्यूड समझ में आता है। यूजेस ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी लेसन प्लानिंग में काम आता है, क्वेश्चन पेपर सेटिंग में और इवेल्युएशन में। हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को इन तीनों टॉपिक्स में बीएड में, क्योंकि लेसन प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लेसन प्लानिंग के बिना आप पढ़ा ही नहीं सकते। जब आप क्लास में टीचर जाता है तो उसको लेसन प्लान बना के लेके जाना होता है, और वहां हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी यूज होती है। क्वेश्चन पेपर सेटिंग में भी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब हम सेट करते हैं कोई भी, तो हम देखते हैं कि हमारे उद्देश्य क्या हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए, हमारे क्या उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों को सोचने के बाद ही हम कोई भी क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हैं। और इवेल्युएशन में, क्योंकि ये हमारी इवेल्युएशन अप्रोच है, तो हमें अगर कोई भी टॉपिक क्लियर करना है बच्चों को, तो स्टूडेंट्स से हमें साथ के साथ इवेल्युएशन करना होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी इसमें हमें क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी की इंपॉर्टेंस, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव हम लेके चलते हैं और उनको पाने के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं, तो हम वो आसानी से उन ऑब्जेक्टिव्स, उन उद्देश्यों तक पहुंच सकते हैं। बैलेंस लर्निंग, हमें पता होता है कि हमें आज के टाइम में, आज 30 मिनट्स या 45 मिनट्स में हमें कितना टॉपिक कवर करना है, तो बैलेंस लर्निंग हमारी चलती है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट यानी हमें पढ़ाई के साथ साथ जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उन पे भी फोकस करना है। यही हमारे ब्लूम ने बताया, बीएस ब्लूम ने यही कहा कि केवल आप नॉलेज ही नहीं ले सकते, आपको अपनी स्किल्स को भी साथ में डेवलप करना होगा। तो इस तरह से हमारी जो मैनेजमेंट और ब्लूम टैक्सोनॉमी का टॉपिक है वो हमारी ऑब्जेक्टिव्स को मेनली फोकस करता है, हमारे क्लास मैनेजमेंट को मेनली फोकस करता है। और इस तरह से बीएड क्लासेस में इन दोनों की ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो अपने उद्देश्यों को स्टूडेंट्स तक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में अपने आप को मैनेजमेंट या अपने गाइड की तरह से एक गाइड का रोल प्ले करते हैं अपनी सारी चीजों को क्लियर करने के लिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी और मैनेजमेंट ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, जो कि अपने लेसन प्लानिंग के थ्रू स्टूडेंट्स को उनके उद्देश्यों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। थैंक यू।